जयपुर गांव में सुरेश नाम का एक आदमी रहता था जो कि दिहाड़ी मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी सीमा और उसकी बेटी रानी रहती थी। सुरेश दिहाड़ी मजदूरी करके इतना ही कमा पाता था कि उसकी 2 वक्त की रोटी का गुजारा चल जाता था, लेकिन फिर भी वो तीनों अपनी छोटी सी दुनिया में बहुत खुश थे। पापा, गर्मी आने वाली है, मेरे पास गर्मी के लिए कपड़े भी नहीं है, मुझे गर्मी के लिए नए कपड़े दिला दो ना। हाँ मेरी बच्ची, तू चिंता मत कर, तेरे बाबा है ना, तेरे लिए नए कपड़े जरूर लेकर आएंगे। रानी बिटिया, पापा को खाना खाने दे, तू तब तक बाहर खेल ले। ठीक है माँ। आपने उसे नए कपड़े दिलवाने के लिए कह तो दिया, लेकिन आप जानते हैं ना कि हमारे पास उसे 2 वक्त की रोटी के अलावा देने के लिए कुछ नहीं है। तुम चिंता मत करो, मेरे पास कुछ पैसे हैं, उनसे हम अपनी बिटिया के लिए नए कपड़े लेकर आएंगे। सुरेश अपनी बेटी के लिए नए कपड़े ले आता है। उन्हें देखकर रानी बहुत खुश होती है। सुरेश इसी तरह अपनी बेटी की हर फरमाइश पूरी करके उसे खुश रखने की कोशिश करता था। अपनी बेटी को खुश देखकर वो दोनों भी बहुत खुश थे, लेकिन एक रोज उनकी खुशियों को किसी की नजर लग जाती है और सुधीर की एक हादसे में मौत हो जाती है। अब सीमा पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अब बेचारी सीमा पर ही रानी की सारी जिम्मेदारी आ गई। ऐसे ही एक रोज उसका भाई उससे मिलने आया। दीदी, आप और रानी मेरे साथ चलो। नहीं राजू, तुम पर पहले ही अपने परिवार का बोझ है, मैं और तुम पर बोझ नहीं डालना चाहती। मैं यहीं रहकर कुछ काम कर लूंगी, लेकिन क्या ये कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा ये लो, ये तुम सूप पियो। बाबा बहन, आज भी क्या लाजवाब सूप बनाती हो तुम। ये सूप पीकर तो सच्ची में मजा ही आ गया। वैसे तुम चिकन सूप बना के क्यों नहीं बेचती? ये लो, मेरी तरफ से कुछ पैसे रखो और चलो मेरे साथ, हम अभी जाकर कुछ सामान खरीद कर लाते हैं। सीमा को भी उसका आइडिया पसंद आया और उसने राजू से कुछ पैसे उधार लिए और उसके साथ जाकर सारा सामान ले आई। फिर अगले ही दिन सीमा चिकन सूप बनाकर बेचने लगी। सूप ले लो, सूप, गरम गरम सूप, गर्मा गर्म चिकन सूप, सिर्फ 20 रुपए में चिकन सूप पीजिए और अपने आप को तंदुरुस्त बनाइए। हाँ ठीक है, 2 प्लेट लगा दो। वैसे एक बात कहूँ, वैसे चिकन सूप पीने का अपना ही मजा है। वाह वाह भाई वाह, क्या स्वाद है, लाजवाब है। धीरे धीरे सीमा का बनाया हुआ सारा सूप बिक जाता है और उसकी उस दिन अच्छी कमाई होती है। अब सीमा हर रोज चिकन सूप बनाकर बेचने लगती है। कुछ ही समय में उसने अपने भाई के दिए हुए पैसे भी वापस लौटा दिए। ये देख उसके पड़ोस में रहने वाली उसकी देवरानी नीलम उससे बहुत जलती है और फिर वो एक दिन शोभा के पास आकर उससे कहती है, जेठानी जी, आप तो जानती हैं एक की कमाई में गुजारा कर पाना आजकल के जमाने में कितना मुश्किल है। ऊपर से आजकल इन्हें कारीगरी का इतना काम भी नहीं मिलता। अच्छा होता आप मुझे अपने ठेले पर कुछ काम दे देती। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम कल से मेरे साथ काम पर चलना। कुछ ही दिनों में नीलम सीमा जैसा चिकन सूप बनाना सीख गई और फिर उसने अपना ठेला ठीक शोभा के ठेले के सामने लगा लिया। कुछ ही दिनों में उसकी भी कमाई ठीक ठाक होने लगी, लेकिन फिर उसका लालच बढ़ता गया। मुझे कुछ तो करना होगा और ज्यादा पैसा बचाने के लिए। तभी उसकी नजर अपने आंगन के पेड़ पे बैठे हुए कौवे पर जाती है। अरे वाह नीलम, क्या आइडिया है तेरे इस खुफिया दिमाग में। अब तो मुझे अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता। अगले दिन से नीलम अपने ठेले पर चिकन सूप के नाम से कौवे का सूप बनाकर बेचने लगी और उसने उसकी कीमत भी 20 रुपए की जगह 15 रुपए कर दी। कम रेट देखकर सीमा के ग्राहक भी अब नीलम के पास ही जाने लगे। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये नीलम इतनी कम लागत लगाकर आखिर इतने कम में चिकन सूप कैसे बेच सकती है। इन सब में लागत भी तो कितनी होती है, चिकन मसाले, इन सब का भी तो खर्चा होता है। हो ना हो, जरूर कुछ गड़बड़ है। सीमा उस पर नजर रखना शुरू कर देती है। एक रोज वो देखती है कि नीलम चिकन की हड्डी अपने आंगन में रख देती है, जिन्हें खाने ढेर सारे कौवे आते हैं। फिर वो उन्हें पकड़कर उनका सूप बनाकर बेचती है। सीमा इस बात की शिकायत पुलिस में करती है, जिसके बाद पुलिस उस लालची सूप वाली को पकड़कर जेल में डाल देती है। उस दिन के बाद सीमा के ठेले पर अच्छी खासी भीड़ लगने लग जाती है, जिससे धीरे धीरे उसे इतना मुनाफा होता है कि कुछ दिनों में वो अपनी एक बड़ी सी चिकन सूप की दुकान खोल लेती है, साथ ही अपना पक्का घर भी बना लेती है और रानी को बड़े स्कूल में पढ़ने डाल देती है। अब वो अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।
रामपुर गांव में सुधा अपने बेटे के साथ बहुत ही खुशी से रहती थी। सुधा को पिज्जा बहुत पसंद था। गौरव बेटा, आज मेरा पिज्जा खाने का बहुत मन कर रहा है, बाजार से जाकर मेरे लिए पिज्जा ले आ। ये सुनकर गौरव बोलता है, अरे माँ, बुढ़ापे में भी पिज्जा? ये कोई खाने की चीज है? ये सब बच्चों के खाने की चीजें होती हैं। तुम बस दाल रोटी खाओ और प्रभु के गुण गाओ। अरे मन तो मन होता है, बुढ़िया हो गई तो क्या हुआ, बूढ़े लोगों का मन नहीं होता क्या? अच्छा तो ठीक है, ले आऊंगा पिज्जा तुम्हारे लिए। तुम तो गुस्सा हो गई, मैं तो मजाक कर रहा था। गौरव अपनी माँ के लिए पिज्जा लेने चला जाता है। कुछ देर बाद गौरव पिज्जा लेकर आता है और दोनों मिलकर मजे से पिज्जा खाते हैं। एक दिन गौरव अपने ऑफिस से घर आ रहा था, तभी रास्ते में उसे एक पिज्जे की शॉप दिखाई देती है और वो सोचता है, आज माँ के लिए पिज्जा ले ही जाता हूँ, इसे देखकर बहुत खुश हो जाएंगी। इतना सोचने के बाद गौरव पिज्जा लेने चला जाता है और पिज्जा लेकर घर की तरफ निकल पड़ता है। तभी रास्ते में एक कार से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। बहुत देर हो जाने पर जब गौरव घर नहीं पहुंचता तो उसकी माँ चिंता में उसे कॉल करती है, पर गौरव का फोन नहीं लगता। कुछ समय बाद सुधा को एक अनजान नंबर से फोन आता है और गौरव के मरने की खबर मिलती है। ये खबर सुनते ही सुधा के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और वो फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है, ए भगवान, ये अचानक क्या हो गया? मेरे बुढ़ापे का एकलौता सहारा मेरा बेटा ही था, वो भी तूने मुझसे छीन लिया। अब मैं किसके सहारे जिंदा रहूंगी? उसकी ये हालत देख पड़ोसी उसे सहारा कर चले जाते हैं। सुधा अपने बेटे की चिता जला देती है और वो बिल्कुल अकेली हो जाती है। वो गौरव की बातों को याद करके रोती रहती है। बेटे के मर जाने के बाद सुधा के घर की हालत बिगड़ने लगी थी। उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा था। वो खाने के लिए पड़ोसियों के घर मांगने जाती है और बोलती है, बेटा मुझे कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लग रही है। सॉरी अम्मा जी, मैं तुम्हें खाने को जरूर देती, पर अभी तो मेरे घर में खाना खत्म हो गया है, सबने खाना खा लिया। इतना कहकर वो औरत अपने घर का दरवाजा बंद कर देती है। कोई उसे खाने को नहीं देता, सभी बहाना बनाकर उसे वापस भेज देते हैं। अपनी ऐसी हालत देखकर वो सोचती है, अगर मेरा बेटा आज जिंदा होता तो मेरी ये हालत कभी नहीं होती। वो सबकी मदद किया करता था, पर आज सब भूल गए हैं कि मेरे बेटे ने एक समय पर उनकी मदद की थी। आज उसकी माँ को मदद की जरूरत है, पर किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। तभी वहाँ से एक औरत गुजरती है और सुधा को यूं रोता देख पूछती है, क्या हुआ बहन, तुम रो क्यों रही हो? सुधा रोते रोते उस औरत को अपना सारा दुख बताती है। क्या बताऊं बहन, मेरे बेटे के मरने के बाद मुझ बेसहारा का अब इस दुनिया में कोई भी नहीं है। अकेले मैं इस दुनिया में कैसे जीऊंगी? मेरे पास खाने के लिए पैसे भी नहीं हैं। सुधा की कहानी सुनने के बाद वो औरत सुधा से कहती है, ऐसे हिम्मत हारने से कुछ नहीं होगा, कमाई के लिए कोई जरिया ढूंढना ही पड़ेगा। आजकल तो खाने पीने की इतनी सारी चीजें आ गई हैं और उन्हें बनाना भी आसान हो गया है। जो भी तुम्हें पसंद हो, जो भी तुम्हें आता हो, उसे बनाकर बेचने लगो। इतना बोलकर वो औरत वहाँ से चली जाती है। सुधा अब सोचती है कि वो ऐसा क्या काम करे। अचानक उसे पिज्जे का ख्याल आता है और वो बोलती है, क्यों ना मैं पिज्जा बनाकर बेचूं, इससे कुछ पैसे भी घर में आ जाएंगे। सुधा के पास अपने कुछ जेवर रखे हुए होते हैं, जिन्हें बेचकर वो अपने घर के आगे पिज्जा का एक छोटा सा ठेला खोलती है और पिज्जा बनाकर बेचने लगती है। धीरे धीरे उसका बनाया हुआ पिज्जा पूरे गांव में मशहूर हो जाता है और सुधा अब एक बड़ी दुकान खोल लेती है। धीरे धीरे उसकी दुकान बढ़िया चलने लगती है और वो अमीर बन जाती है। एक दिन उसकी दुकान पर एक छोटा बच्चा आता है और उससे खाने को मांगता है। अम्मा, मुझे कुछ खाने को मिलेगा क्या? मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। बेटा, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? तुम अकेले दुकान में क्यों घूम रहे हो? अम्मा, मेरा नाम मोहन है, मैं एक अनाथ बच्चा हूँ, मेरे माता पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं।
हाँ हाँ, जरूर खाने को मिलेगा। तुम जो खाना चाहते हो खा सकते हो। तुम चिंता मत करो, आज से तुम्हारा ख्याल मैं रखूंगी। ये कहकर सुधा मोहन को गले लगा लेती है और अपने साथ अपने घर ले जाती है। उसे उस बच्चे में अपना बेटा मोहन दिखता है। वो उसका ख्याल अच्छी तरह रखती है, उसे स्कूल भेजती है और उसे पाल पोस कर बड़ा करती है।